हेलो जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनट लाइव पर। बच्चों मेरा नाम है पार्थ, मैं पढ़ाता हूँ आपको जीव विज्ञान हिंदी में। और अभी जो चैप्टर हमारा चल रहा है नीट 2022 की प्रिपरेशन के लिए, जिसका नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो हमने कल स्टार्ट किया था। आज लेक्चर नंबर है दूसरा। आज बात करेंगे किस चीज की? अलैंगिक जनन हम पढ़ रहे थे, उस अलैंगिक जनन के हम प्रकार पढ़ रहे थे, वो आज हम देखेंगे। कल मैंने आपको सिर्फ एक ही प्रकार बताया था, अलैंगिक जनन की एक विधि बताई थी जिसका नाम था विखंडन यानी फिजन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक है, तो बेटा जी आगे बढ़ने से पहले एक सूचना आप सभी के लिए। नीट 2022 का एक वीआईपी कोर्स स्टार्ट हो चुका है 20 सितंबर 2021 से। ठीक है, जिसका नाम है विजेता बैच। और इसमें दो टीचर्स का एडवांटेज मिलेगा। एक वो टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, और वो जिसकी एक तो लेक्चर रिकॉर्डेड आपके पास जाएंगे, एक तो वो, साथ ही साथ दूसरा टीचर जो आपके डाउट्स को सॉल्व करेगा। ठीक है, तो आपके पास लेक्चर भी जाएंगे और आप डाउट्स के आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आप में से कई बच्चे मेरे से बार बार कह रहे थे सर लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं, लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं, लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं। कई बच्चों ने ये पूछा लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं। देखो बच्चों, लाइव क्लास में प्रॉब्लम क्या हो रही थी मैं आपको बताता हूं। लाइव क्लास में, मेरी लाइव क्लास में 1000 से ज्यादा बच्चा था। अब इतने सारे बच्चों के अगर डाउट्स आएंगे तो ऑब्वियस ही बात है, लॉजिकल बात समझिएगा, इतने सारे डाउट्स सारे तो सॉल्व नहीं हो पाएंगे, है ना। धमाईधम डाउट्स आते हैं, किसी का हो जाता है, किसी का नहीं होता है, किसी का हो जाता है, मैक्सिमम का नहीं हो पाता है। अब जब नहीं हो पाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। इस वजह से हमने एक चीज सोची, क्या कि काम करते हैं, हम लेक्चर्स, टीचर्स के लेक्चर्स को हम रिकॉर्ड करके देते हैं। दिया, आपने पढ़ा, आपने सुना, अब आपके डाउट्स आएंगे। अब आप अपने कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछेंगे तो आपको तुरंत उसका जवाब मिल जाएगा। तो सभी बच्चों के डाउट भी सॉल्व हो जाएंगे और पढ़ाई भी हो जाएगी। ये होता है टू टीचर एडवांटेज। ठीक है, तो ये जस्ट एक दिमाग में एक वो बैठा पड़ा है कि सर लाइव 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 लाइव। अरे भाई, लाइव में तुम्हें ही तो प्रॉब्लम है, तुम्हारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे, है ना। ये है क्या बेटा जी, टू टीचर एडवांटेज। साथ ही साथ सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोर्स होएगा, वीडियो सॉल्यूशंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, सब कुछ होएगा। कोई भी जानकारी लेनी है कृपया करके इस नंबर पर, मैंने पहले भी बोला था, आप संपर्क कर सकते हैं 0124-715-8250 पर। इस पर कॉल कर लीजिए या कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिए। और जो ऐप पर है उनके पास एक पोल आएगा, कृपया करके जरा जल्दी से मुझे बता दीजिए। जी प्रणाम है, नमस्कार है, बिल्कुल। चलिए जी, गुड आफ्टरनून। सर कहां पर चल रहा है बेटा जी? ये डाउटनट की ऐप पर चल रहा है। ठीक है रवि सिंह, ये नीट 2022 का होगा बेटा जी, जिसमें 11th और 12th दोनों कवर कराई जाएंगी इस कोर्स में। ठीक है, चलो बेटा जी आगे चलते हैं। देखिए हम बात कर रहे थे किसकी? जनन की। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पढ़ाई पर फोकस करेंगे। हम बात कर रहे थे किसकी? अलैंगिक जनन की। बेटा अलैंगिक जनन जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, मैंने आपको बताया था, एक ऐसा जनन जिसमें एक जनक की आवश्यकता है, कोई युग्मक नहीं बनेगा, कोई निषेचन नहीं होएगा, कोई युग्मनज नहीं बनेगा, कोई भ्रूण नहीं बनेगा। सीधा एक जीव जो है, एक जनक से संतति का निर्माण हो जाएगा। और वो संतति, वो संतान, वो कोशिका, वो नया जीव अपने जनक के हूबहू होएगा, बिल्कुल सेम टू सेम होएगा, आनुवांशिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी थी। ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। तो क्लोन का निर्माण किसमें होता है? अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं नहीं आती हैं, वेरिएशंस नहीं आते हैं, चेंजेस नहीं आते हैं। किसमें? अलैंगिक जनन में। पहली विधि हमने पढ़ी थी बेटा जी यहां पर विखंडन। विखंडन का मतलब ही क्या था? जब एक जीव या एक कोशिका अपने आप को मैं बोलूंगा विखंडित कर रही है, बांट रही है, दो या दो से ज्यादा बराबर भागों में, इस प्रक्रिया को हमने बोला था विखंडन। अब ये दो तरीके से था, एक था द्विविखंडन और एक था बहुविखंडन। ये द्विविखंडन, ये बहुविखंडन। द्विविखंडन के उदाहरण मैंने आपको बताए थे, अमीबा भी था, पैरामीशियम भी था, युगलीना भी था। और बहुविखंडन का मैंने उदाहरण बताया था आपको, अमीबा भी था और आपका प्लाज्मोडियम भी था। अब हमें एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है, तो एनसीईआरटी हमारी बोल रही है कि अमीबा में क्या मिलता है? द्विविखंडन, तो द्विविखंडन याद रख लेना। लेकिन जब हम डिटेल्स में पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है अमीबा में बहुविखंडन भी होता है।
ठीक है। तो बहुविखंडन का मेन उदाहरण याद रख लेना, क्या आपका प्लाज्मोडियम, याद रखना, जिससे मलेरिया होता है, ये हमने पढ़ा था कल। ठीक है सर जी, मानव में भी क्लोन होते हैं? नहीं बेटा, मानव में क्लोन प्राकृतिक नहीं होते हैं, प्राकृतिक नहीं होते हैं। यस, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं जिसके कुछ लीगल इश्यूज भी हैं, बनाने की कोशिश की भी जा रही है, कुछ डॉक्टर जिम्मेदार भी है बनाने के लिए, लेकिन अभी तक मैं ये बोलूंगा कि वो नहीं मिला है कि क्या कि क्लोन बनाने हैं ह्यूमंस के। सोचो ह्यूमंस के अगर क्लोन बनाने लग गए, उड़े बाबा रे, तबाही हो जाएगी, तबाही। समझ गए? समझ रहे हैं? तबाही हो जाएगी। ठीक है, तो ह्यूमंस के क्लोन बनाने के लिए कुछ नैतिक मुद्दे हैं। ठीक है, हर धर्म विशेष के कुछ नैतिक मुद्दे होते हैं जो ये आज्ञा नहीं दे रहे हैं क्या कि मानव का क्लोन बनाया जाए। ठीक है, चलिए जी। सर किससे होता है मलेरिया? प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया, लेकिन वो प्लाज्मोडियम किसी की लार में होता है जिसका नाम होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, चलो जी आगे चलें। सर रेड पट्टी हटा दो। बेटा रेड पट्टी के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जब होगा मैं अपने आप बता दूंगा, मैं अपने आप हटा दूंगा रेड पट्टी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वीकेएस गेमिंग और जितने भी बच्चे बार बार पूछ रहे केमिस्ट्री और फिजिक्स का, बेटा आपको बता दिया जाएगा जब क्लासेस होंगी केमिस्ट्री और फिजिक्स की। बाबू बार बार जो आपके प्रश्न आ रहे हैं मैं सभी का आंसर दे रहा हूं। मैक्सिमम बच्चे पूछ रहे हैं सर केमिस्ट्री और फिजिक्स की नीट 2022 की क्लास कब लगेगी? आपको बता दिया जाएगा जब लगेगी। अभी जब बायो की लग रही है उस पर फोकस करो, जब होएगी आपको आ जाएगी सूचना, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, चलें आगे। चलो जी आगे चलते हैं। ये था विखंडन, जो पहला प्रकार था या पहली विधि थी किसकी? अलैंगिक जनन की। अब बातें नहीं करेंगे, और जो ऐप पर हैं उनकी तो स्क्रीन पर पॉपअप होएगा क्या क्विज, आप अपना आंसर क्लिक कर दीजिएगा, और जो मेरी फैमिली यूट्यूब वाली है वो अपने आंसर्स भी दे दीजिएगा जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, हाँ बस इतनी सी बात मैं कहना चाहूंगा बेटा, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी इस बात को कि ऐप पर और यूट्यूब पर बहुत अच्छी बात है, आपका जहां मन करे वहां पर देखिए। बस थोड़ा सा ना ऐप पे इस चीज का फायदा आपको मिलेगा। जैसे यूट्यूब पर जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, सीरियसली जो पढ़ रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि जब आप ऐप पर आते हैं तो वहां पर चैटिंग नहीं होएगी आपकी। कर सकते हो लेकिन होएगी नहीं, मतलब इन द सेंस आपका मन ही नहीं करेगा चैट करने का, आपका मन करेगा डायरेक्ट बात करने का टीचर से, या डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा। लेकिन यहां पर जब आप लाइव चैट करते हैं ना यूट्यूब पे, तो आपका सारा ध्यान किस पे चला जाता है? चैटिंग पे, फोकस ही नहीं रहता है पढ़ाई पर। ठीक है, तो बस इतना सा मैं आपसे कहूंगा कि अगर सीरियस है पढ़ाई के लिए तो ऐप पर जरूर आए और वहां जाकर विदाउट चैटिंग फोकस करिए किस पर? पढ़ाई पर। चलिए बेटा जी, पहला क्विज का क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ फर्स्ट। क्लोन होते हैं, पहला ऑप्शन, शारीरिक रूप से समान जीव, आनुवांशिक रूप से समान जीव, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। वर्तिका कौन सा ऐप है? डाउट नट। यस, नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा प्रश्न, अलैंगिक जनन का एक प्रक्रम है जिसमें डैश भाग लेते हैं, एक जीव, दो जीव, बहुत सारे जीव, दो अलग अलग जाति के जीव। हाँ जी बालक, कर लिया? चलो जी, सिंपल से दो प्रश्न थे, अभी दो आए हैं, दो लास्ट में भी आएंगे। ठीक है, और वो बच्चे मैं बार बार बोलूंगा जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी क्लास को देखा करें, अपने साथ एक कॉपी और एक पेन जरूर रखा करें। ठीक है, इसमें आपका नीट भी कवर होएगा और आपकी 12th क्लास भी कवर होएगी बाबू। ठीक है, कई बच्चों ने ये भी बोला सर 11th कब कवर करोगे? बेटा 11th भी होएगी, 12th भी होएगी, 11th भी होएगी। अभी 11th कैसे होएगी? दूंगा ना, एक सरप्राइज दूंगा, बताऊंगा कैसे होएगी। अभी के लिए यहां पर फोकस करिएगा। चलिए जी, क्लोन थे, अभी अभी आपको बताया था, दो जीव जब आनुवांशिक रूप से भी
और शारीरिक रूप से भी समान होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि सी में दे रखा है दोनों ए और बी दोनों सही है। ठीक है भैया, सी आंसर, सिंपल सिंपल। चलिए जी, सर मेरे दोनों राइट हैं, वेल डन, क्या बात है। अच्छा मेरे को ये भी बताना किस किस के दोनों राइट हैं, जरूर बताइएगा। चलिए जी, दूसरा प्रश्न था भी भैया, अलैंगिक जनन एक प्रक्रिया है जिसमें कितने जनक भाग लेते हैं, ये पूछा था। आप मुझे बताएं, कितना सिंपल सा प्रश्न है, कितने लोग, कितने जीव भाग लेते हैं अलैंगिक जनन में। एक जनक के दो जनक की आवश्यकता होती है, एक ना, अकेले से एक नई संतति पैदा हो जाती है। यस, एक जीव, खत्म, बस। सर मेरा, सर मेरा, सर मेरा, सर मेरा। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, वेल डन, बहुत ही बढ़िया, गजब। ठीक है, तो कृपया करके ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं वापस से बता देता हूं क्या। सीरियसली पढ़ें, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ें। स्टार्टिंग में क्विज आएगा, लास्ट में क्विज आएगा, इस दौरान आपको पढ़ाई कराई जाएगी। ठीक, पहले प्रश्न का आंसर मिल गया। दूसरा, आप में से कईयों ने बोला सर 11th कब पढ़ाएंगे, तो अभी 12th चल रही है, 11th भी जल्दी आएगी। अब कितने दिनों में आ जाएगी वो आपको सरप्राइज मिल जाएगा, जल्दी, कुछ ही दिनों में, कुछ ही दिनों में आ जाएगी। ठीक है, जल्दी ही आ जाएगी। ठीक है, इतना सा हिंट दे दूं, 11th का दे दूं, बता दूं क्या, बता दूं। चलो एक काम करते हैं बेटा, हम लोग ना 3 दिन प्रिपरेशन करेंगे नीट की, जिसमें हम 12th का चैप्टर पढ़ेंगे और 3 दिन 11th का। बताओ राजी हो, मजा आ जाएगा, बोलो। 11th भी कवर हो जाएगी, 12th भी कवर हो जाएगी, बोलो। डन डनाडन डन, डन डनाडन डन, क्लियर है। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सर 12th कंप्लीट होने के बाद, अरे नहीं रे, दोनों साथ साथ लेकर चलो ना, 11th भी साथ साथ, 12th भी साथ साथ, है ना, तो मानसिक विकास भी होएगा, मेंटली विकास भी होएगा आपका, कि दो चीजें आप साथ साथ पढ़ रहे हैं। यस, आपका 11th भी कवर हो रही है, 12th भी कवर हो रही है। ठीक है, चलो जी, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए आगे चलते हैं, इन दोनों प्रश्नों के आंसर आपको बता दिए गए हैं। हम पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की कई सारी विधियां, जिसमें से पहली खत्म हुई थी हमारी विखंडन, अब दूसरी है बेटा जी मुकुलन। ठीक है, मुकुलन जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बडिंग, मुकुलन जिसको अंग्रेजी में बोला है बडिंग। ठीक है, अब यहां पर आपको 3 डायग्राम्स दिख रहे हैं, तीन फोटो दिख रही हैं, 3 डायग्राम दिख रहे हैं। ये सबसे पहला, ये जो डायग्राम जो है, ये है यीस्ट का। सीरियसली पढ़िएगा, ये है यीस्ट का। ये आप जानते ही, ये किसका है, हाइड्रा का। किसका है, हाइड्रा का। और ये जो डायग्राम जो है, ये दे रखा है स्पॉन्जिला का। ठीक है, यीस्ट, स्पॉन्जिला और हाइड्रा। ठीक है, अब आप में से कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते, मैं आपको बता देता हूं। यीस्ट जो है वो एक कवक है, कवक है, जो 11th क्लास में आप पढ़ते हैं। यीस्ट कौन है बेटा जी, एक कवक है। ठीक, हाइड्रा ये क्या है बेटा जी, ये एक जंतु जगत का प्राणी है। ये एक प्राणी है, जंतु जगत के अंतर्गत आता है। ठीक है, यीस्ट कवक जगत के अंतर्गत आती है। और स्पॉन्जिला एक स्पंज है, और स्पंज पॉरीफेरा, ये भी क्या है, एक प्रकार का जंतु है, प्राणी है। ठीक है, तो ये 3 तो पहली बात यहां पर उदाहरण दे रखे हैं किसके, मुकुलन के। ठीक है, आइए पढ़ते हैं यहां पर। सबसे पहली चीज, मुकुलन है क्या, बडिंग है क्या। तो बहुत सिंपल शब्दों में मैंने बोला क्या, कि एक जनक से कलिका के रूप में, कलिका यानी बड, जिसको हम आउटग्रोथ भी बोल सकते हैं, यानी बाहरी वृद्धि, बाहरी वृद्धि भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमेशा जब भी पढ़ो उसके मीनिंग को सोचो,
ठीक है, उसके मीनिंग को सोचो। जैसे आप बायो से बहुत प्यार करते हो ना, बहुत लगाव है, मुझे पता है आप सभी का बायो से बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा प्यार है। उस प्यार को और भी बढ़ाओ और साथ साथ थोड़ा बहुत प्यार अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी देना है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं नीट में अगर सिलेक्शन लेना है तो बाबू फिजिक्स धुआंधार होनी चाहिए, तभी होएगा सिलेक्शन। ठीक है, चलिए जी बेटा, हमने क्या बोला, एक जनक है, एक पेरेंट है, एक बॉडी है, एक कोशिका है, ठीक है, उससे एक कलिका का, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बड, या एक बाहरी वृद्धि हो रही है जिसे हम बोल रहे हैं आउटग्रोथ। कि साहब ये एक कोशिका, ठीक है, अब ये कोशिका जो थी, मान लेते हैं ये एक यीस्ट है। कौन है बच्चों, ये यीस्ट है। हाँ सर यीस्ट है, पहला उदाहरण ले लेते हैं, यहां पर यीस्ट है। यीस्ट क्या थी, कवक थी, एकल कोशिकीय कवक है, एकल कोशिकीय कवक है। यस सर बिल्कुल है, एकल कोशिकीय कवक है। ये पूरे कवक जगत का अपवाद है, क्योंकि कवक जगत में बहुकोशिकीय कवक आती है और यीस्ट जो होती है एकल कोशिकीय कवक होती है। कौन, यीस्ट, जिसको खमीर भी बोल देते हैं। सैकरोमाइसिस सेरेविसी होती है, जिसको बेकरी में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, बेकर यीस्ट बोलते हैं। और अल्कोहल का निर्माण करने में भी यूज आती है, यानी किण्वन प्रक्रिया में भी यूज आती है, इसको ब्रीविंग यीस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा ये यीस्ट थी, ये एकल कोशिकीय कवक थी। इस यीस्ट में क्या हुआ देखिएगा, इस कोशिका ने एक बाहरी वृद्धि करी। ये कोशिका बाहर की तरफ वृद्धि कर रही है और इसका केंद्रक जो था, इसके केंद्रक ने द्विगुणन किया। हाँ जी, द्विगुणन कर लिया। किसने, इसके केंद्रक ने द्विगुणन कर लिया, यानी केंद्रक विभाजन हो गया। एक केंद्रक उधर की तरफ है और एक केंद्रक इधर की तरफ है। अब यही संरचना वृद्धि कर रही है, जिसमें केंद्रक एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। ठीक है, अब ये क्या थी सर, ये है मुकुल, ये है मुकुल, ये है कलिका, ये है बड। ये थी क्या, ये एक बाहरी वृद्धि थी, एक शरीर की बाहरी वृद्धि थी। खत्म। अब ये वृद्धि करके मुख्य शरीर से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और अलग होने के बाद वापस से ये पूर्ण शरीर बना देगी। बताओ, सिंपल प्रोसेस, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल हलवा था। क्या, मुकुलन, या इसको हमने बोला था बडिंग। बताओ, इससे सिंपल और क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं ना, कि भैया एक शरीर है, ठीक है, उससे एक आउटग्रोथ हुई है, एक बाहरी वृद्धि हुई है, जिसके अंदर केंद्रक चला गया। ये वृद्धि, इस मुकुल को, इस बाहरी वृद्धि को हमने क्या बोला, मुकुल या कलिका या बड। ये बड वृद्धि करेगी और फिर मुख्य शरीर से अलग हो जाएगी, अलग होने के बाद फिर पूर्ण शरीर बना देगी। प्रक्रिया क्या कहलाएगी, मुकुलन कहलाएगी या बडिंग कहलाएगी। बताओ, सिंपल सी चीज थी। ठीक है, चलो जी आगे चलते। सर इसका उदाहरण आपने एक तो बता दिया, क्या, यीस्ट। ठीक है, ये तो सर यीस्ट हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, समझिएगा। मुकुलन जो है बेटा जी, ये दो प्रकार का होता है। मुकुलन दो प्रकार का होता है। यहां पर ये नीचे दिखाई दे रहा है, इसमें लाल पट्टी तो नहीं आई थी, दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुकुलन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य मुकुलन और एक होता है अंतः मुकुलन। एक है बाह्य मुकुलन और एक है अंतः मुकुलन। एक है एक्सटर्नल बडिंग, एक्सटर्नल बडिंग, और एक है इंटरनल बडिंग। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी समझ जाएंगे आराम से, ऐसा कोई खासा वो नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाला भी अगर बैठेगा, सुनेगा, समझेगा, आराम से समझ जाएगा। नाम में क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल बडिंग। क्या लिखा हुआ है, इंटरनल बडिंग। बाह्य मुकुलन, अंतः मुकुलन, अरे नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है। क्या, कि जब मुकुल का निर्माण यानी बड का निर्माण यानी आउटग्रोथ जो हो रही है, बाहरी वृद्धि जो हो रही है, अगर वो वृद्धि कहां पर होएगी, शरीर के बाहर होएगी। मुकुल का निर्माण, बड का निर्माण शरीर के बाहर होएगा तो वो क्या कहलाएगा, बाह्य मुकुलन। और जब अंदर होएगा तो अंतः मुकुलन। सिंपल सा मीनिंग नहीं समझ में आया। ये देखो, ये मान लो एक शरीर है,
इसमें मुकुल का निर्माण कहां हो रहा है? शरीर के बाहर हो रहा है, दंडना दंडन। जबकि यहां पर मुकुल का निर्माण कहां हो रहा है? शरीर के अंदर हो रहा है। सिंपल सा था। बताओ, बाह्य मुकुलन, अंत मुकुलन, मीनिंग धमाकेदार, सिंपल सा था, बहुत सिंपल सा था। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। एक एक्सटर्नल बडिंग और एक इंटरनल बडिंग। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट क्या है वो समझते हैं। देखिएगा बेटा जी, यहां पर देखिए बाह्य मुकुलन का दो उदाहरण आपने याद रखने, सिंपल सा। अभी अभी जो आपने पढ़ा था, अभी अभी जो आपने देखा था यीस्ट में, आप मुझे बताएं ये यीस्ट में आपको मुकुलन कहां दिखाई दे रहा है? शरीर के बाहर कि शरीर के अंदर? जल्दी से सोच समझकर फटाफट बताएं, ये जो यीस्ट में हमने देखा था क्या ये बाह्य मुकुलन था कि अंत मुकुलन था? फटाफट बताएं जल्दी से। कैसा था ये वाला मुकुलन? कैसा था? बाह्य के अंत, बाह्य के अंत। हां जी, कैसा था? हाँ जी, अरे टी.आर. सैनी, अगर आपको नहीं पढ़ना तो आप चले जाइए, मेरा काम है पढ़ाना, आपका नहीं है पढ़ना तो जाओ, ठीक है? बीच बीच में आके डिस्टर्ब मत करो, जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो। हाँ जी बेटा जी, यहां पर ये कैसा मुकुलन है? सर ये है बाह्य। तो यीस्ट में कैसा मुकुलन हो रहा है? सर बाह्य मुकुलन हो रहा है। सिंपल। चलो जी, यीस्ट में कैसा था? बाह्य था। अब आगे चलते हैं। आप मुझे बताएं, इस डायग्राम को देखिए, ये कौन है? सर ये हाइड्रा है। देखिए हाइड्रा में कलिका कहां बन रही है? शरीर के अंदर के शरीर के बाहर? बताएं, हाइड्रा में कहां बन रही है? शरीर के अंदर के शरीर के बाहर? आप बोलेंगे सर हाइड्रा में भी कहां है? शरीर के बाहर है ना? लेकिन इन दोनों में फर्क क्या था? ये एकल कोशिकीय जीव था, ये बहुकोशिकीय जीव है। ये कवक थी एकल कोशिकीय, ये प्राणी जगत, जंतु जगत का एक प्राणी है जो बहुकोशिकीय। कौन? हाइड्रा। ठीक है, इसमें भी बाह्य है, इसमें भी बाह्य है, यानी यहां पर दूसरा उदाहरण मैं लिख सकता हूं, क्या? हाइड्रा। ठीक है, तो हाइड्रा और यीस्ट दोनों में मुकुलन कैसा हो रहा है बेटा जी? आपका बाह्य। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझिए, सिंपल सा था। हमने पढ़ा कि भैया मुकुलन क्या है, हमने समझा मुकुलन का मतलब एक बाहरी वृद्धि हो रही है, शरीर के बाहर हो रही है, तो उसको हमने बोला बाह्य मुकुलन, जो किसमें मिल रहा था? यीस्ट में, एकल कोशिकीय कवक में, और हमने देखा किसमें? हाइड्रा में। ये सिंपल सा हाइड्रा था। इस तरीके से कलिका बनी। अब ये कलिका वृद्धि करेगी, वृद्धि करेगी, इससे अलग हो जाएगी, और जयराम जी की हो गया काम खत्म। मुकुल बन गई है, अलग हो जाएगी और पूरा हाइड्रा बना देगी, खत्म, खल्लास। चलो जी, चलें आगे। अब आगे चलते हैं। अब बात आ रही है अंत मुकुलन की। अब ध्यान से सुनिएगा, अंत मुकुलन जो है इससे प्रश्न बनता है और इसको समझना पड़ेगा। देखिएगा, मुख्य रूप से अंत मुकुलन जो होता है वो मिलता है किसमें? स्पंज में मिलता है। मुख्य रूप से किसमें मिलता है? स्पंज में मिलता है। स्पंज यानी पोरिफेरा, उनमें मिलता है। जैसे उदाहरण यहां पर जो था वो कौन था? स्पॉन्जिला। याद रखना, ये कौन है बेटा जी? आपके स्पॉन्जिला है, स्पंज है ये। ठीक है, क्लास रुक गई है? नहीं भैया, क्लास चल रही है। ठीक है, ये कौन है? स्पॉन्जिला है। चलो जी, अब स्पॉन्जिला ध्यान से देखिएगा, ये स्पॉन्जिला है। और कितने बच्चों को स्पंज याद आ रही है? कितने बच्चों को स्पंज याद आ रही है? 11वीं कक्षा में अगर आपने पढ़ा हो स्पंज यानी पोरिफेरा संघ, जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें याद आ रहा है कुछ ऑस्टिया, ऑस्टिया नाम की कोई चीज थी, ऑस्टिया। याद आ रहा है कुछ ऑस्टिया, ऑस्टिया था जिससे जल अंदर आता था, यहां से अंदर आता था जल। याद है? ये जगह कौन सी होती थी? सर ये स्पंज गुहा है। दिखाई दे रहा है? लाल पट्टी तो नहीं आ रही है। ये कौन है? सर ये स्पंज गुहा है। कौन है ये? स्पंज गुहा है, जहां अंदर क्या आता है? पानी आता है। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। चलो जी, फोकस करिएगा पढ़ाई पर बेटा जी, बातें मत करिए। मैक्सिमम बच्चे यहां पर यूट्यूब वाले बातें कर रहे हैं, बातें ना करें।
ठीक है, नहीं तो फिर मैं बात नहीं करूंगा फिर आपसे कतई, फिर सोच लो। हाँ जी, यहां पर ये एक स्पंज है, एक पोरिफेरा संघ का एक सदस्य है जिसका नाम है क्या, स्पॉन्जिला। ठीक है, स्पॉन्जिला एग्जाम्पल है किसका, पोरिफेरा संघ का। ठीक है, एक स्पंज है ये, जिसमें ऑस्टिया नाम की कोई चीज होती थी, यस होती थी, जिससे पानी अंदर आता था। ठीक है, आता था, भोजन लेकर आता था, यानी पोषणीय पदार्थ लेकर आता था, ऑक्सीजन लेकर आता था, जिसको अंदर ही अंदर अवशोषित करके बाहर पानी को निकाल दिया जाता था एक बड़े से छिद्र से जिसका नाम ऑस्कुलम होता था। याद करिए, ऐसा कुछ पढ़ा था। ऑस्टिया से अंदर आता था, एक ऑस्कुलम से बाहर चला जाता था, जल परिवहन तंत्र बनता था, यस बनता था। चलो जी ठीक है, सिंपल सा था। अब बात आ रही है, ध्यान से सुनना, ये जो जगह जो थी इसको हमने क्या बोला था, स्पंज गुहा। क्या नाम दिया, स्पंज गुहा। अब स्पंज गुहा में क्या होने वाला है देखिएगा, इस स्पंज गुहा में आंतरिक कलिकाओं का निर्माण हो रहा है। ये कलिकाओं का इस तरीके से निर्माण हो रहा है और ये भरती जा रही है अंदर। कौन भरती जा रही है, ये कलिकाएं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो अंदर की तरफ ये जो कलिकाएं भर गई हैं, ये जो मुकुल जो अंदर की तरफ बनी है, जो अंदर बनी है, बाहर नहीं बनी, अंदर बनी है, अंदर इस गुहा में भर गई हैं। प्रत्येक, ध्यान से सुनना, प्रत्येक मुकुल को हम नाम देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक मुकुल का नाम होता है, याद रखना, आर्कियोसाइट। प्रत्येक मुकुल का नाम है क्या, आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट क्या है, प्रत्येक मुकुल का नाम है, एक एक मुकुल का नाम क्या है, आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट, 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 ऐसी बहुत सारी क्या है, आर्कियोसाइट है। यानी एक मुकुल का, एक कलिका का नाम है क्या, आर्कियोसाइट। ऐसी हजारों आर्कियोसाइट अंदर है, हजारों क्या है अंदर, आर्कियोसाइट है, हजारों मुकुल है। और ऐसी हजारों आर्कियोसाइट, हजारों मुकुल जो है, यानी आर्कियोसाइट का जो समूह जो मिल रहा है, इस समूह को हम नाम देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जेम्यूल। क्या नाम दिया है, जेम्यूल। तो आपसे कोई पूछे जेम्यूल क्या है, आपसे कोई पूछे जेम्यूल क्या है, और ये नीट में प्रश्न आया हुआ है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, जेम्यूल क्या है, तो आप सीधा बोलेंगे सर जेम्यूल आर्कियोसाइट का समूह है। आर्कियोसाइट क्या है सर, मुकुलन जब अंदर हुआ था तो प्रत्येक मुकुल का जो नाम था वो था आर्कियोसाइट। ऐसी हजारों आर्कियोसाइट मिलकर क्या कहला रही है, उनका समूह जो है वो क्या कहला रहा है, जेम्यूल कहला रहा है। ठीक है, समझ में आया। ये थी सिंपल सी चीज। सर आपकी इसकी डिटेल लिखवाया करो, और कैसे लिखवाऊं मैं, पहले भी बता देता हूं और पिछले 1 साल से बता रहा हूं, रटवाने का काम नहीं है, बहुत हैं रटवाने वाले, जाइए पढ़िए, हम यहां रटवाने नहीं आए हैं। मैं लिख दिया और जयराम जी की, ऐसा नहीं भैया, हम आएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, चले जाएंगे, बस लिखवाने का काम नहीं है। लिखवाऊंगा नहीं सर, ये लिखो, एक काम करो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, लिखवाने। यार एक बात बताओ, आप लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्कूल में जो स्कूल का जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस चीज को समझिएगा, आपको रटना नहीं है, आपको किसी बुक की लाइनों को नहीं रटना है, उनको समझना, उसको फील करना है। जेम्यूल क्या था, जेम्यूल समझा आपने, जेम्यूल फील किया, जेम्यूल क्या था, जेम्यूल ये था जेम्यूल। यहां पर ये स्पॉन्जिला है, उसके अंदर ये गोल 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 दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, ये कलिकाएं हैं। प्रत्येक कलिका का नाम क्या था, आर्कियोसाइट।
फील करो, प्यार करो इन आर्कियोसाइट से। प्रत्येक कलिका का नाम आर्कियोसाइट। ऐसी कई सारी आर्कियोसाइट्स मिलकर क्या कहला रही है? जेम्यूल कहला रही है। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा जेम्यूल्स किस में मिलते हैं, किस में? आप सीधा आंसर देंगे जेम्यूल्स क्या है। जेम्यूल का मतलब ही क्या था? जब बडिंग हो रही थी, मुकुलन हो रहा था, कैसा? आंतरिक। किस में हो रहा था? स्पंज में। और कैसे लिखवाऊं बता? अब मैं क्या लाइनें लिखवाऊं? बताओ, लाइनें लिखवाऊं कि भैया अंतः मुकुलन एक प्रकार का अंतः मुकुलन एक आंतरिक मुकुलन होता है, या मुकुलन का एक प्रकार होता है जो मिलता है स्पंज में, जिसका उदाहरण है स्पॉन्जिला, जिसमें प्रत्येक मुकुल जो अंदर की तरफ बनती है उसे हम आर्कियोसाइट बोलते हैं। ऐसे आर्कियोसाइट का समूह जेम्यूल कहलाता है। सब तो बता दिया, खुद भी कुछ करेगा कि नहीं करेगा? हैं? खुद भी कुछ करोगे कि नहीं करोगे? ऐसा तो नहीं है ना कि चम्मच में डालकर दे दिया और लो जी खा लो, नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। पहले भी बताया, 1000 बार बता चुका हूं, एक टीचर का रोल आपकी लाइफ में, आपकी सक्सेसफुल लाइफ में मात्र 8 to 9% है। बाकी 90 to 92% काम आपका ही है। ये जो बता रहा हूं इसके लिए तो बोला कि साथ में एक कॉपी और एक पेन रख मेरे भाई। कॉपी और पेन रखेगा, जो बताता जा रहा हूं उसको लिखता जाएगा और याद करेगा बस। सर आर्कियोसाइट का समूह जेम्यूल होता है? यस। एक और चीज बताऊं, अंतः मुकुलन का दूसरा नाम होता है जेम्यूल निर्माण। अंतः मुकुलन का दूसरा नाम होता है जेम्यूल निर्माण। अंतः मुकुलन को हम क्या बोलते हैं? जेम्यूल निर्माण। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। कई लोग क्या कहते हैं, सर ये जो अंदर जो मुकुल है ना ये जेम्यूल है। नहीं रे, एक मुकुल जेम्यूल नहीं है। ये जो बहुत सारी कलिकाएं हैं, बहुत सारी जो मुकुल हैं, इनका समूह जो है वो क्या कहला रहा है? जेम्यूल। ना कि एक कलिका जेम्यूल है। समझ में आया? ठीक है, याद रखना। चलो जी, आइए आगे चलते हैं। तो ये था बेटा जी आपका मुकुलन में अंतः मुकुलन, ये है बाह्य मुकुलन। बस इतना सा था मुकुलन, खत्म, खल्लास, इतनी सी बात। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यस, वेरी गुड खुशी। स्पॉन्जिला जो क्या है? एक स्पंज है जिसमें क्या मिल रहा था? अंतः मुकुलन मिल रहा था। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई है। एक एक बच्चे को मुकुलन पूरा समझ में आ गया। मैं बार बार रिवाइज भी कराता हूं ताकि वो चीज देखिए इस चीज को भी समझिए। बायो जो है पढ़ने में आपको बहुत ईजी लगती है, मजा भी आता है, इंटरेस्टिंग भी लगती है ना, क्योंकि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। हाँ जी, रियल है, फैक्ट है, सच है। ये इंटरेस्टिंग भी होती है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन कंपैरेटिवली फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। यस, हाँ बिल्कुल। कंपेयर करो आप बायो को फिजिक्स से तो ज्यादा कंसेप्ट्स कहां पर है? यस, फिजिक्स में है। ज्यादा दिमाग कहां लगाना पड़ेगा? कंसेप्चुअल चीजों में, फिजिक्स में लगाना पड़ेगा ना। जो हम लगाना नहीं चाहते हैं, आलसी होते हैं, मन नहीं करता है ना, ये प्रॉब्लम है। लेकिन कईयों के साथ नहीं होगी, कईयों को फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगती है ना। बताओ आप में से कितने बच्चे हैं जिनको फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगती है? बहुत बच्चों को लगती है, बहुत को लगती है, लेकिन कईयों को नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं है। ठीक है, तो बेटा जी अपने बेसिक्स को क्लियर करें, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। ठीक है, सभी में। आइए बेटा, ये था सिंपल सा क्या बेटा जी हमारा मुकुलन। एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूं। देखिए मुकुलन क्या था, हमने सीधा बोला जब एक जनक से, एक पेरेंट से क्या हो रहा है, एक कलिका का, एक बड का, या एक आउटग्रोथ या एक बाहरी वृद्धि हो रही है, तो इसको हमने बोला था मुकुलन। जो हमने देखा दो प्रकार का, एक बाह्य मुकुलन, एक अंतः मुकुलन। बाह्य मुकुलन में वृद्धि जो हो रही है वो बाहर की ओर हो रही है, अंतः मुकुलन में अंदर की तरफ मुकुल बन रही है। यीस्ट और हाइड्रा इसके उदाहरण थे। जैसे यीस्ट में
में मैंने आपको दिखा दिया और हाइड्रा में यहां पर दिख रहा था, ये बाह्य मुकुलन था। फिर उसके बाद हमने बात करी अंतःमुकुलन। अंतःमुकुलन मुख्य रूप से किसमें मिलता है? स्पंज में मिलता है। जैसे स्पॉन्जिला का ये डायग्राम दे रखा था जिसमें बता रखा है कि भैया स्पंज स्पॉन्जिला में मुकुलन अंदर की तरफ हो रहा है, अंदर की तरफ मुकुल का निर्माण हो रहा है। प्रत्येक मुकुल को हमने बोला है आर्कियोसाइट। ऐसी आर्कियोसाइट का समूह क्या कहला रहा है? जेम्यूल। यानी अंतःमुकुलन को हम क्या बोल सकते हैं? जेम्यूल निर्माण। बस इतना था। ठीक है, चलिए बेटा जी, ये था हमारा दूसरा अलैंगिक जनन जिसका नाम था मुकुलन। अब बढ़ते हैं आगे तीसरे की ओर जिसका नाम है बीजाणु जनन, जिसे हम क्या बोलते हैं? बीजाणु जनन। ठीक है, देखिए बीजाणु जनन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। अंग्रेजी में बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, हिंदी में बोलते हैं बीजाणु जनन। ठीक है, पहले तो यहां पर उदाहरण देखिए, यहां पर क्या दिए गए हैं। ये जो पहला जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला आप में से कई जानते होंगे, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जो नहीं जानते कृपया करके अपनी बुक में भी देख सकते हैं। ये कौन है बालक? ये है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास कौन है बच्चा? क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, जानते हैं क्लेमाइडोमोनास कौन है? नाम सुना है ना क्लेमाइडोमोनास? कौन है ये? आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछूं, चलो मुझे ये बताओ, आपको बाहर पेड़ पौधे दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? यस, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज स्पॉन्जिला। क्या बात है संजीव, वेल डन, बहुत ही बढ़िया। यस, जल्दी से मुझे बताएं, आपने क्लेमाइडोमोनास नाम सुना है? अगर नहीं सुना है सुनिएगा, अभी बताता हूं। मुझे पहले बताएं, आपको बाहर पेड़ पौधे दिख रहे हैं? वनस्पति दिख रहा है? वनस्पति दिख रहे हैं? पादप दिख रहे हैं? आप बोलेंगे यस दिख रहे हैं। ठीक है, अब आप मुझे यह भी बताओ कि बाहर जो आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं, बाहर जो आपको वनस्पति दिख रहे हैं, बाहर जो आपको पादप दिख रहे हैं, वो बहुकोशिकीय हैं कि एकल कोशिकीय? जल्दी से आंसर दीजिए, कैसे है? बहुकोशिकीय कि एकल कोशिकीय? तुरंत आंसर दीजिएगा जल्दी से। हाँ जी, बाहर 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 बहुकोशिकीय हैं। कैसे हैं? बहुकोशिकीय। बाहर, प्रभु मेरी बात को सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं बाहर जो वनस्पति आपको दिखाई दे रहे हैं, अपने घर के बाहर पादप जो दिखाई दे रहे हैं, वो कैसे हैं? सर बहुकोशिकीय है। अब मेरा प्रश्न था, क्या कोई पादप, क्या कोई वनस्पति, क्या कोई प्लांट्स एकल कोशिकीय हो सकते हैं? एकल कोशिकीय, जल्दी से बताएं, क्या कोई प्लांट, क्या कोई पादप, क्या कोई वनस्पति एकल कोशिकीय हो सकते हैं? एकल कोशिकीय, बताओ 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 बताओ, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो, क्या एकल कोशिकीय हो सकते हैं? यस सर, वेरी गुड प्रीति, बहुत ही बढ़िया, हो सकते हैं ना। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारी 11वीं कक्षा का तीसरा अध्याय है कौन? पादप जगत, है ना, वनस्पति जगत, है ना। 11वीं कक्षा में बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में तीसरा जो अध्याय है, थर्ड जो चैप्टर है, उसका नाम है वनस्पति जगत, है ना। उस वनस्पति जगत का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो 5 समूह पढ़ते हैं, 5, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्या क्या? वापस से सुनना, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 5 समूह पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला समूह जो होता है उसका नाम होता है थैलोफाइट्स, जिसके अंतर्गत कौन आती है? शैवाल। जिसके अंतर्गत कौन आती है? शैवाल। 3 प्रकार की शैवाल, हरी शैवाल, लाल शैवाल, भूरी शैवाल। क्या क्या? हरी शैवाल, लाल शैवाल, भूरी शैवाल। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। वापस से बोल रहा हूं, क्लोरोफाइसी हरी शैवाल, फियोफाइसी भूरी शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल। ये 3 प्रकार की शैवाल किस समूह के अंतर्गत आती है? थैलोफाइट्स के अंतर्गत। जिसमें से हरी शैवाल का ये उदाहरण है कौन? आपका क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास क्या थी? एक हरी शैवाल है, क्लोरोफाइसी है। ठीक है, अब देखिए बेटा, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। किस चीज को आपको समझना पड़ेगा? जब भी आप किसी चित्र को देखें, ठीक है,
आपको खुद ये सोचना पड़ेगा। मैंने क्या सोचा, ध्यान से सुना। मैंने सोचा ये मुझे पता लगा, मैंने बुक में पढ़ा ये क्लेमाइडोमोनास है। अब मैं क्या सोचूंगा, अब मैं सीधा देखो इस चैप्टर से मैं 11वीं कक्षा के तीसरे अध्याय पर पहुंचा। ये क्लेमाइडोमोनास से कहां पर था, क्लेमाइडोमोनास कहां पर था सर? क्लेमाइडोमोनास वनस्पति जगत में थैलोफाइट्स में हरी शैवाल क्लोरोफाइसी का उदाहरण है। कौन? आपका क्लेमाइडोमोनास। सोचो कहां से कहां पहुंचा, 12वीं से 11वीं में तीसरे अध्याय पर पहुंचा। तो ये चीज को ट्राई किया करो, बहुत बेनिफिट मिलेगा। जब तक आप एक चैप्टर को लिंक नहीं करेंगे दूसरे चैप्टर से, दूसरे को किसी और चैप्टर से लिंक नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। जब आप लिंक करेंगे ना तो चीजें रिवाइज भी होंगी और बहुत आनंद भी आएगा आपको। सर 11वीं नहीं पढ़ी, ओहो, नो टेंशन मुस्कान, नो प्रॉब्लम। 11वीं जल्दी चालू करेंगे, टेंशन काहे लेते हो? ठीक है, चलिए आगे चलते बेटा जी फटाफट। तो बेटा यहां पर ये जो इमेज, ये जो चित्र दे रखा है, ये किसका दे रखा है? क्लेमाइडोमोनास का। और ये एक एकल कोशिकीय हरी शैवाल है। क्या है ये? एक एकल कोशिकीय हरी शैवाल है। अब आप थोड़ा सा सोचो, मैंने अभी आपसे एक प्रश्न पूछा था, बाहर आपको पेड़ पौधे, बाहर वनस्पति, बाहर पादप कैसे दिखाई दे रहे हैं? आपने बोला सर बहुकोशिकीय है। क्या ये एक वनस्पति है? यस, ये वनस्पति जगत के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? वनस्पति जगत के अंतर्गत थैलोफाइट्स में। थैलोफाइट्स का समूह किसमें? हरी शैवाल क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आती है। कौन? क्लेमाइडोमोनास। ये एक हरा शैवाल है, ये एक एकल कोशिकीय वनस्पति है। सोचिए, एक पादप जो एकल कोशिकीय, इमेजिन करिए। समझ में आया? चलिए जी आगे चलते हैं। ये पहला इमेज जो दे रखी थी यहां पर किसकी थी? क्लेमाइडोमोनास। ये दूसरी किसकी है? याद रखना है आपने, ये है पेनिसिलियम की। किसकी? पेनिसिलियम की। हां जी भैया, पेनिसिलियम कौन होता है? दिमाग लगाओ, पेनिसिलियम कौन होता है? सर पेनिसिलियम हमारा कवक होती है। पेनिसिलियम क्या होती है? सर कवक होती है। मैंने कहा जी वेल डन, बहुत ही बढ़िया। पेनिसिलियम क्या है? कवक है। ठीक है, तो यहां पर ये जो तीसरा प्रकार, तीसरी विधि थी किसकी? अलैंगिक जनन की, जिसको हमने बोला बीजाणु जनन, स्पोर फॉर्मेशन, ये हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमने सबसे पहले यहां पर ये जो दो चित्र थे इनको देखा। अब आपके दिमाग में ना कम से कम इतना तो फिट हो गया कि नीट का जब तक एग्जाम आएगा ना, आप ये जरूर याद रखेंगे। क्या? ये दो इमेज किसके अंदर थी? बीजाणु जनन में। पेनिसिलियम क्लेमाइडोमोनास, पेनिसिलियम क्लेमाइडोमोनास, पेनिसिलियम क्लेमाइडोमोनास, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चले आगे। आइए अब बात करते हैं यहां पर किस चीज की? बीजाणु जनन की। क्या है बीजाणु जनन? समझते हैं। सबसे पहले बीजाणु का मतलब क्या है? ये बीजाणु क्या होते हैं जिसको हमने बोला स्पोर, ये होते क्या है? देखिएगा बेटा, बीजाणु या स्पोर क्या होते हैं? ये छोटी एकल कोशिकीय संरचना होती है। सिंपल शब्द में लिखा है, ज्यादा कुछ जटिलता दिखाई नहीं है यहां पर। क्या? ये छोटी छोटी होती है संरचना। और कैसी होती है ये जरूर याद रखना, एकल कोशिकीय। कैसी होती है? एकल कोशिकीय संरचना होती है। ठीक है सर, ये देखो, ये छोटी छोटी एकल कोशिकीय संरचना है, हमने इनको बोल दिया बीजाणु। ठीक है, अब इनके अंदर काबिलियत है, इनके अंदर क्षमता है क्या? कि ये पूरा एक संतान या एक पूरा जीव बना सकते हैं। भाई वही तो पढ़ रहे हैं, इनके अंदर क्षमता है, इन एकल कोशिकीय संरचनाओं के अंदर छोटी छोटी, जिनके अंदर क्षमता है पूरा का पूरा शरीर बनाने की। खत्म। अब मेन चीज क्या है वो समझना। ये जो बीजाणु जो होते हैं, ये जो स्पोर जो होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं चल बीजाणु, एक होते हैं चल बीजाणु, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं जू स्पोर। ठीक है, और एक होते हैं अचल बीजाणु, एक होते हैं अचल बीजाणु, एक होते हैं चल बीजाणु और एक होते हैं अचल बीजाणु। अचल बीजाणु को हम बोलते हैं एप्लेनो स्पोर। ठीक है,
एक है चल बीजाणु, एक है अचल बीजाणु, एक है जूस्पोर, एक है एप्लेनोस्पोर। अब आप बोलेंगे सर दोनों में फर्क क्या है? अरे भैया दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओगे तो सीधा सीधे आंसर मिल जाएगा। सर इनमें से क्या ये चलायमान होते हैं? यस, ये चलायमान है। नाम में क्या रहा है? चल। अरे चल भैया बीजाणु चल। अचल, अरे मत चल, नहीं चल रहा। यानी इनके अंदर ऐसे बीजाणु जिनमें गति होती है या जो गमन कर सकते हैं, जिनमें गति होती है, जिनमें गमन होता है, वो चल बीजाणु। जिनमें नहीं होता, जिनमें गति नहीं होती है, जिनमें गमन नहीं होता, वो चल बीजाणु। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे चल लेते हैं, इनके पास कुछ होता होगा चलने के लिए? यस, होता है। अब आप खुद सोचिए, यहां पर आपको ये क्लेमाइडोमोनास दिख रहा है, इसमें कुछ दो धागे से दिख रहे हैं, एक ये, दो धागे दिख रहे हैं। क्या है ये? बताओ क्या है ये धागे क्या है? जल्दी से आंसर दो। आप जानते हो? सर 11th नहीं पढ़ी, चलो कोई बात नहीं। ये गति दर्शा रहे हैं किसके कारण? एक संरचना जो इन बीजाणुओं में मिलती है, जिसका नाम आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो याद रखना, कशाभिका, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लैजिला। लाल पट्टी आ रही है तो डीएन वाले भैया हटा देना, नहीं आ रही है, बहुत ही बढ़िया। चलो जी, अब आप में से जल्दी से मुझे बताओ, आप में से कितने बच्चों ने ये नाम सुना है? फ्लैजिला सुना है? अरे वाह क्या बात है। सीलिया नहीं रे विशाल बाबू, सीलिया नहीं, फ्लैजिला। बेटा सीलिया अलग है, फ्लैजिला अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। सीलिया को हम हिंदी में बोलते हैं पक्षमाभ और फ्लैजिला को हिंदी में हम बोलते हैं कशाभिका। दोनों में फर्क कितना सा है? देख, ये मेरा हाथ और ये मेरा हाथ, दोनों बराबर है ना, ठीक है। अब जरा सोच, एक हाथ छोटा हो जाए, एक हाथ बड़ा हो जाए, ठीक है। तो याद रखना, सीलिया जो होती है, पक्षमाभ जो होती है, वो छोटी छोटी तंतु में संरचना होती है, जबकि कशाभिका एक लंबी सी संरचना होती है, ठीक है। चलो जी, ध्यान से सुनना। चलो इतना तो समझ में आ गया क्या कि ये चल बीजाणु चलायमान क्यों है? क्योंकि इनके अंदर गति है, इनके अंदर गमन की क्षमता है। किसके कारण है? सीधा सामने बोला, इसके कारण है। किसके कारण? कशाभिका के कारण है, ठीक है। अब इसका उदाहरण आप मुझे बताएं, चल बीजाणु किस में मिलेंगे? अब बताओ, इन दोनों में से कहां पर आपको धागे नुमा संरचना दिख रही है? इसमें कि इसमें? क्लेमाइडोमोनास में कि पेनिसिलियम में? आप सीधा बोलेंगे सर क्लेमाइडोमोनास में हमें क्या दिख रही है? कशाभिका दिख रही है। ये कौन है? सर ये कशाभिका है, ये फ्लैजिला है। और यही कशाभिका कहीं ना कहीं इस क्लेमाइडोमोनास को पानी के अंदर क्या करने देगी? तैरने देगी, गमन करने देगी, चलने देगी, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं, अगर ये गमन करेंगे, चलेंगे, तो ऐसे बीजाणु, ये बीजाणु है प्रभु, याद रखना ये बीजाणु है। कुछ सोचिए, ये देखिए, ये एक बड़ा सा क्लेमाइडोमोनास दिख रहा है, बड़ा सा, उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे अंदर बहुत सारे बीजाणु बन गए, एकल कोशिकीय संरचनाएं छोटी छोटी बन गई है, जिन पर भी क्या मिल रहे थे? कशाभिका मिल रहे थे। ये क्लेमाइडोमोनास जनक फटेगा, इसके अंदर से बहुत सारे क्या मिलेंगे? छोटे 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 क्या निकल रहे हैं? ये बीजाणु निकल रहे हैं। और ये कैसे बीजाणु है? चलायमान है। इनको हम क्या बोलेंगे? चल बीजाणु। इनको अंग्रेजी में हमने बोला था क्या? जूस्पोर। उदाहरण सिंपल सा क्या? क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, याद रखना है। प्रश्न नहीं आया कृष्ण शर्मा, आएगा रे। सर इनकी उत्पत्ति कैसी होएगी? मतलब क्या पूछना चाहते हो लोकेंद्र? सर एक बार और लो बेटा, एक बार और देख। पहले तो समझ स्पोर का, बीजाणु का मीनिंग क्या था। देख सिंपल सा समझना इस चीज को। देखो मान लो ये एक क्लेमाइडोमोनास है। कौन है ये? एक क्लेमाइडोमोनास, ठीक। कशाभिका आपको दिख रहे हैं? हाँ जी दिख रहे हैं। ये एक एकल कोशिकीय संरचना है, याद रखना। कैसी थी? एक एकल कोशिकीय संरचना, भूल मत जाना, एकल कोशिकीय। कौन? क्लेमाइडोमोनास, ठीक। चल अब आगे ध्यान से सुनना। अरे बस कर मेरे भाई, प्रश्न नहीं आया, प्रश्न नहीं आया। अरे आएगा ना, तनिक वेट तो कर, आएगा।
सर रेड पट्टी आ रही है, अरे कहां आ गई रेड पट्टी, नहीं आ रही, इधर ध्यान से सुनो, बातें ना करो, इधर ध्यान से सुनो। देखो ये क्लेमाइडोमोनास था, हमने बोला बीजाणु स्पोर का मतलब क्या था कि कुछ छोटी छोटी एकल कोशिकीय संरचनाएं, छोटी छोटी एकल कोशिकीय संरचनाएं, ठीक है। अब इधर देखना, अंदर मान लेते ये केंद्रक था, क्या था अंदर, केंद्रक था, हाँ जी। अंदर ही अंदर केंद्रक ने विभाजन किया 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे बढ़ते गए, कौन, केंद्रक। ठीक है सर, बढ़ा दिया आपने, आपकी मर्जी है बढ़ा दो, नहीं मेरी मर्जी नहीं है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। अंदर ही अंदर केंद्रक बहुत सारे बन गए, ठीक है सर। अब अंदर जरा सोचिए, अंदर कोशिका थी ना, कोशिका थी ना, अंदर क्या मिलेगी, अंतःप्रेत द्रव्य जालिका मिलेगी, नहीं मिलेगी। कल एक बच्चे ने पूछा सर अंतःप्रेत द्रव्य जालिका क्यों मिलेगी, ये तो एकल कोशिकीय संरचना है। अरे बाबू ये यूकैरियोटिक संरचना है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिकांग मिलते हैं। ये एक कोशिका है जिसके अंदर अंतःप्रेत द्रव्य जालिका, गोल्जिका है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम सब कुछ मिलेगा। एकल कोशिकीय केंद्रक मिल रहा है। अब अंदर जो अंतःप्रेत द्रव्य जालिका है उन्होंने झिल्लियां बनाई, और झिल्लियां बनाकर ये कुछ एकल कोशिकीय संरचना बना दी। क्या बना दी है, एकल कोशिकीय संरचना बना दी है। और ये जो एकल कोशिकीय संरचना है, इन सभी संरचनाओं में कशाभिका मिल रहे हैं। मिल रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल मिल रहे हैं। अब आप मुझे बताएं ये क्या है, ये छोटी छोटी संरचनाएं जो अंदर एकल कोशिकीय, क्या लिखा हुआ है, ये छोटी छोटी एकल कोशिकीय संरचना जो अंदर बनी है, ये है क्या, बीजाणु। ये क्या है, ये बीजाणु है। और ये बीजाणु गति कर सकते हैं, इसीलिए हमने इनको क्या बोला है, चल बीजाणु, ज़ूस्पोर बोला है। अब ये अंदर इतने सारे बन जाएंगे, इतने सारे बन जाएंगे कि ये जो मुख्य जो क्लेमाइडोमोनास था, जो जनक था, ये फट जाएगा और इसके अंदर से ये सारे बाहर आ जाएंगे, खत्म। ये था सिंपल सा, बताओ क्या था, क्लेमाइडोमोनास, जिसमें जो बीजाणु मिल रहे थे वो कैसे मिल रहे थे, चल बीजाणु। लो भैया दूसरी बार बता दिया है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं किसकी, अचल बीजाणु की। आइए किसकी बात कर रहे हैं अब, अचल बीजाणु की। अब नाम से पता लग रहा है कि अचल का मतलब इनके पास कोई कशाभिका, पक्षमाभ कुछ भी नहीं होगा, ये गति नहीं कर पाएंगे। सिंपल, ये गति नहीं कर पाएंगे, इनके पास कोई भी गतिशील संरचना नहीं है, ठीक है। अब इनके भी ना प्रकार होते हैं, किसके, अचल बीजाणु के। एप्लेनोस्पोर्स के ना कई प्रकार होते हैं, वो समझते हैं, देखिएगा बेटा। किसके, अचल बीजाणु, जिसको हमने बोला एप्लेनोस्पोर, ठीक है। इसके कई सारे प्रकार होते हैं, जिसमें हमारे कोर्स में सिर्फ एक ही दे रखा है, क्या, कोनिडिया, सिर्फ एक, क्या दे रखा है, कोनिडिया। और भी होते हैं, इथीडिया भी होता है, उइडिया भी होता है, क्लेमाइडिया भी होता है, कई सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। लिख दूं, नाम लिख दूं, उइडिया, इथीडिया, जिनकी जरूरत नहीं है आपको केवल क्या पढ़ना है, कोनिडिया, ठीक है। अब साहब कोनिडिया क्या है, हमने बोला सर कोनिडिया एक प्रकार का बीजाणु है। कैसा बीजाणु है सर, अचल बीजाणु है, चल नहीं सकता। कहां पर बन रहा है, किस में बन रहा है, तो इसका उदाहरण बहुत सिंपल याद रखना है आपने, क्या, ये इमेज, ये चित्र, ये फोटो। कौन है मेरे भाई, ये पेनिसिलियम है। ध्यान से सुनना, कौन है बेटा, ये कोनिडिया का उदाहरण क्या था, पेनिसिलियम, ठीक है, याद रखना, कौन, पेनिसिलियम। अब देखो पेनिसिलियम से कुछ चीज मुझे याद आई, मैं आपको जरूर बताऊंगा पेनिसिलियम के बारे में,
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पेनिसिलियम के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं, तो ये एक कवक है। यस, ये एक कवक है, हाँ जी है, ठीक है। इसकी कई सारी जातियां होती हैं, जिसमें से नोटेटम याद रख लीजिएगा, ठीक है। आप एक अच्छे तरीके से एक वैज्ञानिक का नाम जानते होंगे जिनका नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। नाम आप सभी ने सुना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, सर पेनिसिलियम भी यूनिसेलुलर है? नहीं प्राची, पेनिसिलियम यूनिसेलुलर नहीं है बेटा जी, ये मल्टीसेलुलर है, बहुकोशिकीय है, ठीक है। हाँ जी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1929 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ठीक है, सबसे पहली सर्वप्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक खोजी थी। ऐसा बोलेंगे कैसे? गलती से, गलती नहीं बोलेंगे, मतलब ये बोलेंगे कि कुछ कार्य कर रहे थे, किसी और पर कार्य कर रहे थे और उनको ये मिल गया। हालांकि सिर्फ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं थे, उनके साथ और भी थे, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक की खोज करी थी 1929 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और उस प्रतिजैविक का नाम था क्या? पेनिसिलिन, जो किससे मिली? पेनिसिलियम नोटेटम से। आज की डेट में हमें ये पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? पेनिसिलियम की एक और जाति है जिससे ज्यादा मात्रा में मिलती है, जिसका नाम है पेनिसिलियम क्राइसोगेनम। किससे मिलती है? पेनिसिलियम क्राइसोगेनम से, ठीक है। हाँ जी सागर, बताओ क्या पूछना चाहते हो? बातें करने आए हो आप, तो पढ़ाई थोड़ी ना करने आया। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताओ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम से सर्वप्रथम प्रतिजैविक गलती से खोज निकाली जिसका नाम था पेनिसिलिन, जो क्या कार्य करती है बेटा जी? ये जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निर्माण को रोकती है। क्या बोला? ये जो जीवाणु जो होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी कोशिका भित्ति के निर्माण को रोक देती है। अब जरा सोचिए, कोशिका भित्ति जब नहीं बनेगी तो कोशिका भित्ति एक कंकाल है किसका? जीवाणु की कोशिका का, जो किससे बना होता है? मुख्य रूप से पेप्टिडोग्लाइकेन से, जो आकृति को भी बनाए रखती है, फटने से बचाती है, ठीक है। अब जरा सोच समझकर मुझे बताएं, अगर किसी जीवाणु की कोशिका भित्ति निर्मित नहीं होगी, क्या वो जीवाणु जिंदा रह पाएगा? अरे नहीं, वो तो मर जाएगा। तो ये क्या कर रही है? पेनिसिलिन क्या करती है? जीवाणु की कोशिका भित्ति की निर्माण की प्रक्रिया को रोक देती है। जब कोशिका भित्ति नहीं बनेगी तो जीवाणु ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये थी क्या? पेनिसिलिन, ठीक है। अब इस पेनिसिलिन के ये थी क्या? पेनिसिलिन, जो किससे मिली? पेनिसिलियम नोटेटम, जो एक कवक है। एक बच्चे ने पूछा सर ये एकल कोशिकीय? नहीं बेटा, ये बहुकोशिकीय है। कैसी है ये? बहुकोशिकीय है, ठीक है। अब कितने बच्चों ने कवक जगत पढ़ा है? सर क्लास का टाइमिंग प्रभु 12:30 बजे आते हैं। प्रभु, आप प्रभु, हम आते हैं कितने बजे? 12:30 बजे। 12:30 बजे, हाँ जी। सर बोर्ड का है? बोर्ड भी है, नीट भी है, क्योंकि नीट में बोर्ड चीज ही तो आती है, कोई अलग थोड़ा ना आता है। सर क्लेमाइडोमोनास किस जगत में आता है? वनस्पति जगत में आता है। वनस्पति जगत के अंदर थैलोफाइटा समूह में आता है। और बताओ जी। सर केमिस्ट्री की क्लास कब होती है? जल्दी आपको बता दिया जाएगा कब होएगी। और पूछो जी। सर मैंने नहीं पढ़ा 11वीं का, कोई बात नहीं, पढ़ा दिया जाएगा। और पूछो जी। और कुछ? सर ये स्वयपोषी होते हैं। जितने भी कवक हैं वो कभी भी स्वयपोषी नहीं होते हैं, वो मृतोपजीवी होते हैं।
कवक जगत ही किस चीज के लिए फेमस है? मृतोपजीवी के लिए। क्या बोला अनूप यादव? क्या क्या बोल दिया? हाँ जी, और कुछ? सर एक बार बता दीजिए, जिससे पेनिसिलिन आजकल बनाते हैं, आजकल जिससे पेनिसिलिन बनाते हैं उसका नाम है पेनिसिलियम। ये तो इतना ही है, ये तो इतना ही है। पेनिसिलियम वंश है इसकी जाति। जिससे सबसे पहले निकाला गया था वो नोटेटम, आज की डेट में जिससे निकाला जाता है क्राइसोगेनम। ठीक ठीक है, चलो जी। और कुछ? सर नीट 2022 का कब होएगी? ये नीट 2022 की चल रही है। हाँ जी, और कुछ? सर मुझे पेनिसिलियम के बारे में बता दो। वही तो बता रहा हूं, और क्या बता रहा हूं। चले अब हो गए पक्का? आयो पढ़ो अब भाई। बहुत बतौले हो भाई, अब बहुत बतौले हो। कितनी बातें करते हो रे, चुपचाप सुनते नहीं हो ना। हाँ जी, देखिएगा, किसी ने पूछा सर पेनिसिलियम ये क्या है? कवक है। और कवक कैसी होती है याद रखना, 11वीं कक्षा में आपका दूसरा अध्याय है, दूसरा चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें आप 3 जगत पढ़ते हो। मोनेरा भी पढ़ते हो, प्रोटिस्टा भी पढ़ते हो और कवक भी पढ़ते हो। ठीक है, कवक जगत जब आप पढ़ते हो तो कवक के कुछ लक्षण आप पढ़ते हो। क्या? कि कवक कैसी होती है? मृतोपजीवी होती है, यानी मृत गले सड़े पदार्थों से पोषण लेती है। पहला बिंदु। कवक जगत जो था वो किसने प्रतिपादित किया था? आर.एच. विटेकर ने प्रतिपादित किया था। आर.एच. विटेकर नाम सुना है ना? आर.एच. विटेकर ने जब 5 जगत वर्गीकरण किया था तो उसमें जो 5वां जगत वो लाया था ना, वो कौन सा लाया था? कवक जगत लाया था। उससे पहले जो 4 जगत थे वो आ चुके थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा और आपका प्लांटी और एनिमेलिया, ये पहले से आ चुके थे। कोपलैंड ने 4 जगत दिया था, हैकल ने 3 जगत दिया था, लीनियस ने 2 जगत दिया था। ये सारी चीजें उस चैप्टर में आती हैं, सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। आर.एच. विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में जो 5वां जगत दिया था वो कौन सा दिया था? कवक जगत। तो एक तरीके से पूछा जाए कवक जगत की उत्पत्ति किसने करी या कवक जगत किसने प्रतिपादित किया था, किसने बताया था? आर.एच. विटेकर ने बताया था। तो कवक जगत के बहुत सारे लक्षण है, जिसमें से एक लक्षण यह है क्या कि कवक कैसी होती है? बहुकोशिकीय होती है। कैसी होती है? मल्टी सेल्यूलर होती है। लेकिन अपवाद मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यीस्ट बताया था, सैकरोमाइसिस सेरिविसी। सैकरोमाइसिस सेरिविसी जिसको हम खमीर या बेकर्स या ब्रीविंग यीस्ट बोलते हैं, वो एक अपवाद है किसका? कवक जगत का, जो एक एकल कोशिकीय कवक है। बाकी सारी कवक कैसी होती है? बहुकोशिकीय। अब कवक जो होता है, ध्यान से सुनना, कवक का शरीर बिल्कुल किसके जैसा होता है? आपने कपास देखिए, कपास। सर फंजाई ही कवक है? जय हो प्रभु, जय हो। हाँ जी, फंजाई को ही हम कवक बोलते हैं। फंजाई बोल दो, फंगस बोल दो, कवक बोल दो, फफूंदी बोल दो, और बोलो, और क्या बोलोगे? काफी है ना। हाँ जी, जरा जल्दी से मुझे बताओ, आप में से कितने बच्चों ने कपास देखी है? कपास देखी है ना? कपास के कुछ तंतु होते हैं ऐसे, ये एक तंतु, ये दूसरा, इस तरीके से। कपास क्या होती है? तंतु में होती है, नहीं होती है? धागे होते हैं किसमें? कपास में। बिल्कुल ऐसी होती है क्या आपकी फंजाई? बिल्कुल ऐसी होती है क्या? फंजाई। कैसी? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फंजाई कैसी होती है? कवक कैसी होती है? फफूंदी कैसी होती है? फंगस कैसी होती है? ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है जिसका नाम है कवक तंतु, जिसको बेटा अंग्रेजी में बोलते हैं हाइफा। क्या बोलते हैं? हाइफा। ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, एक कोशिका जिसको हमने बोला है कवक तंतु या हाइफा। ठीक है, अब देखो, एक और हाइफा, एक और, 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 बहुत सारी, बहुत सारी, बहुत सारी मिलकर 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 एक बना दिया क्या? जाल। एक बॉडी बनाई है, एक शरीर बनाया है, एक जाल जैसा शरीर बनाया है। अब ये जाल जैसा शरीर जो है इसको हम बोलते हैं कवक जाल। इसको हम बोलते हैं कवक जाल, अंग्रेजी में बोलते हैं माइसीलियम। अंग्रेजी में बोलते हैं माइसीलियम, हिंदी में बोलते हैं कवक जाल। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, पूछते सर कवक जाल क्या है? बेटा ये एक शरीर है, किसका? कवक का। ये एक बॉडी है, किसकी? कवक की। और ये बॉडी, ये शरीर किससे बना हुआ है? बहुत सारी कोशिकाओं से।
प्रत्येक कोशिका का नाम हाइफा या कवक तंतु। तो कई सारे कवक तंतु यानी कई सारे हाइफा यानी कई सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बना रही हैं? एक कपास के जैसी, एक कॉटन के जैसी, एक धागे नुमा, एक जाल जैसी बॉडी जिसका नाम है कवक जाल यानी माइसीलियम। बताओ अब समझ में आया कि नहीं आया? रुई जैसी संरचना, यस बोल सकते हैं। सर हाइफा मतलब? अरे यार तुम कसम से बहुत बड़े वाले बांगड़ू हो रहे, कितनी बार बोलते हैं, एक बार में नहीं पकड़ते, बहुत ही हल्का दिमाग है हैं? बोल दिया कवक तंतु हाइफा एक कोशिका है, एक कोशिका, कवक के शरीर की एक कोशिका का नाम है हाइफा। लो जी सर हाइफा मीन्स बेटा रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। तुम एक काम करो, बंद करो और जाओ कंबल डालकर सो जाओ, नहीं तो जाकर पोकेमोन देख लो, डोरेमोन देख लो, छोटा भीम देखो बेटा, ना तुमसे ना हो पाएगा बेटा। कितनी बार बताऊं हाइफा 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 हाइफा? अरे भैया हाइफा 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 एक कोशिका का नाम है हाइफा, एक कोशिका का नाम है हाइफा। ऐसी लाखों करोड़ों कोशिकाएं मिलकर एक जाल बना रही हैं, वो जाल एक शरीर है। ये जाल सा दिख रहा है, ये एक शरीर है जिसको हमने कवक जाल या माइसीलियम बोला है। ठीक है चलें आगे। तो अब मुझे बताओ पेनिसिलियम क्या था? एक कवक है, मल्टी सेल्यूलर है, बहुकोशिकीय है। अब इधर देखो जरा, यहां पर ये है पेनिसिलियम, ये दिख रहा है आपको, ये एक कोशिका दिख रही है, एक कोशिका दिख रही है, ये है हाइफा। कौन है ये? हाइफा। लाल पट्टी तो नहीं आ रही है भैया? ये कौन है? ये हाइफा है। एक बार हटा देते हैं। हाँ जी, ये कौन है बेटा? ये हाइफा। ये हाइफा, लाल से कर दूं? ले बेटा ये देख, ये हाइफा, ये हाइफा, एक और हाइफा, एक और हाइफा, एक और हाइफा, ठीक है, एक और हाइफा, हाइफा 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 हाइफा, ठीक है। कई सारे क्या है? हाइफा हैं। हाइफा यानी कोशिका, जिसको हमने कवक तंतु बोला है, ठीक है। और हाइफा ना याद रहे, गोली मार हाइफा, इसको याद रखिए, कोशिका जिसको हमने कवक तंतु बोला। एक कवक तंतु, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे हजारों कवक तंतु मिलकर एक बना दिया क्या? शरीर, ठीक है। बस गोली मार किसको? हाइफा को। याद कर कौन? कवक तंतु, ठीक है। चलें आगे, चलिए चलो जी, अब चलते हैं, ध्यान से सुनना। अब देख बेटा, ये हाइफा के किनारे पर देखो कुछ कोशिकाएं दिख रही हैं और ये कुछ संरचनाएं दिख रही हैं। ये संरचनाएं दिख रही हैं, ये वाली थोड़े अलग पेन से दिखा देते हैं, नीले से। ये संरचनाएं दिख रही हैं? हां सर दिख रही हैं, बिल्कुल दिख रही हैं। ये संरचना को ध्यान से सुनना, जो कहां पर दिखाई दे रही है, बस मुझे इतनी सी बात बता देना फटाफट, मुझे बस इतनी सी बात बता देना। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, क्या इस शरीर के, इस शरीर के, ये शरीर था, ये बॉडी थी, ये शरीर है मेरे भाई, ये बॉडी है। ध्यान से देखना, ये शरीर है, ये बॉडी है, ये वाली नीचे वाली, ये शरीर है, ये बॉडी है, ठीक है। इस शरीर में, ये कवक के शरीर के सिरे पर, टिप पर, सिरे पर कुछ संरचनाएं दिख रही हैं आपको? हां सर दिख रही हैं। यही संरचना, ध्यान से सुनना, यही संरचना अब अलग हो जाएंगी। कैसी है संरचना? एकल कोशिकीय संरचना है। अलग होकर जमीन पर गिर जाएंगी और गिरकर वापस से जमीन पर गिर जाएंगी और वापस से इस तरीके से क्या बना देंगी? एक जाल सा बना देंगी। किसका? पेनिसिलियम का। तो बेटा जरा जल्दी से सोच समझकर मुझे बताओ, ये पेनिसिलियम
इसकी प्रत्येक कोशिका को हमने बोला कवक तंतु। इस पेनिसिलियम के जो सिरे वाले कवक तंतु थे, यानी सिरे पर जो कोशिका थी, उन पर कुछ एकल कोशिकीय संरचनाओं का निर्माण हुआ, जिनको हमने बोला क्या, कोनिडिया। ये कोनिडिया अलग होकर जब वृद्धि कर लेंगी, यहां पर बन जाएंगी, बनने के बाद मुख्य शरीर से अलग होकर जमीन पर गिरेंगी, पोषण लेंगी, वापस से एक बहुकोशिकीय संरचना बना देंगी, वापस से पेनिसिलियम बना देंगी। बस ये था क्या, कोनिडिया। अब आप मुझे बताओ, कोनिडिया किसके अंतर्गत आया? कोनिडिया किसके अंतर्गत आया? अचल बीजाणु। इस पर कोई भी गतिशील संरचना नहीं मिल रही थी। उदाहरण याद रखना था आपने, पेनिसिलियम। इससे ज्यादा बेटा जी मेरे अंदर भी बस की नहीं है और ढंग से समझाने की। आई होप कोशिश करी थी आपको समझ में आ जाए। अब जिनको भी नहीं आया ना, प्रभु एक काम करना, वापस से दोहरा लेना, ठीक है। तो ये था बेटा जी हमारा क्या, बीजाणु जनन। 2 प्रकार के बीजाणु मैंने आपको बता दिए। इतनी सी चीज अगर याद रख सकते तो याद रख लीजिएगा, ये सारी चीजें याद रख लीजिएगा। हाँ जी, अब इसके बाद कितने हो गए बेटा जी? 3 विधि हो चुकी है। अब चौथी विधि जो है उसका नाम है कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन में कुछ लिखा हुआ है, वो भी देख लो। अब ये जो चीज जो है ये अभी समझ में नहीं आएगी, आती है जिनको अच्छी बात है, मैं मना नहीं करूंगा, वेल डन, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब कायिक प्रवर्धन होता क्या है? ये डायग्राम्स में ये सारी चीजें क्या दिखा रखी है? जलकुंभी है, जल हाइसिंथ है, ये अदरक है, ये आलू है, ये अगेव है, ये ब्रायोफाइलम है। यहां पर ये क्या है? ये सारी चीजें यहां पर ये क्या बता रखा है? किसमें? कायिक प्रवर्धन में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। जो चौथा प्रकार है किसका? अलैंगिक जनन का। टेंशन ना लीजिएगा, कल आकर इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज मैंने सिर्फ 2 ही विधि बताई हैं, दिल खोलकर, मतलब पूरे अच्छे से कोशिश करी थी आपको बताने की, ठीक है। चलिए जी बेटा जी, अब आज के लिए इतना ही था, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था लास्ट में एक और क्विज आएगा। अब वापस से एक और क्विज आता हुआ, सोच समझकर प्रश्न करिएगा। पहला प्रश्न बेटा जी आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, फर्स्ट, पेनिसिलियम की अलैंगिक जनन करने वाली संरचना जल्दी से मुझे बताइएगा। कोनिडिया, कलिका, जेम्यूल, अलैंगिक चल बीजाणु। दूसरा प्रश्न, जेम्यूल का बनना जनन की सामान्य पहचान है किसमें? हाइड्रा में, स्पंज में, पेनिसिलियम में, अमीबा में। किसमें बन रहे थे आपके जेम्यूल? हाँ जी, कर लिया? चलो जी, बहुत बढ़िया। अब मुझे पता है आपके दोनों प्रश्न ये भी सही है, जो सीरियसली सुन रहे हैं उनके ये दोनों प्रश्न भी सही हैं और स्टार्टिंग वाले दोनों प्रश्न भी सही है, यानी आज के चारों प्रश्न कईयों के सही होंगे। सिंपल सा था, पेनिसिलियम अभी अभी देखा था, पेनिसिलियम में कहीं ना कहीं जो हाइफा क्या है, हाइफा है ना, जो कवक तंतु जो थे उनके सिरे पर कुछ एकल कोशिकीय संरचनाएं बन रही थी जिनका नाम था कोनिडिया, जो अलैंगिक संरचनाएं थी। तो सीधा सीधा आंसर था क्या? कोनिडिया। किसमें? पेनिसिलियम में, ठीक है। दूसरा, जेम्यूल किसमें बन रहे थे? जेम्यूल क्या था? अंतःमुकुलन था। याद करिए, जेम्यूल का निर्माण क्या था? अंतःमुकुलन था। और ये किसमें मिल रहा था मुख्य रूप से मेरे भाई? स्पंज में मिल रहा था। ये था बेटा जी आज का सिंपल सा क्विज, ठीक है। तो बच्चों कृपया करके अगर सीरियसली पढ़ना चाहते हो, सीरियसली, तो कृपया करके रोज ना 12:30 बजे आया करो। बीच में आओगे पुरानी चीज छूट जाएगी, फिर बीच में आपके प्रश्न आएंगे। लास्ट में आओगे पहले की चीज रह जाएगी, फिर आप प्रश्न पूछोगे। तो अगर अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, तो कृपया करके 12:30 बजे आ जाया करो और जितने बजे तक क्लास हो रही है पूरी अटेंड कर लिया करो। आपका ही फायदा है, सीधी सी बात है,
ठीक है, तो ये था बेटा जी आज का लेक्चर। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और, नीट 2023 का भी एक वीआईपी कोर्स चल रहा है डाउटनट की ऐप पर, जहां पर आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, जहां पर आपके टीचर्स भी होंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ सिलेक्शंस भी हुए हैं, सब कुछ दिया जाएगा बेटा जी इस कोर्स में। आपको होमवर्क्स होंगे, नोट्स होंगे, टेस्ट होएगा, वीडियो सॉल्यूशंस होंगे, क्लास के टाइम पर आप डाउट पूछ सकते हैं, क्लास के बाद में भी डाउट पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर पूछना है, जानकारी लेनी है नीट 2022 के लिए भी और 23 के लिए भी, वो बच्चे जो 23 में नीट का पेपर देने वाले हैं, यानी 1 साल 6 महीने बाद जब देंगे, 2023 में जब पेपर देंगे तब, या जो अभी 22 में देंगे, 22 में यानी आज से करीबन 6-7 महीने बाद जब देंगे, तो दोनों कोर्स चल रहे हैं, वीआईपी कोर्स चल रहे हैं आपकी डाउटनट की ऐप पर। कृपया करके इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी, या आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है हैंड टू हैंड ना मिले, हो सकता है आपको लेट नाइट तक जरूर मिल जाएगा, जवाब जरूर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जी, आपकी स्क्रीन पर बेटा जी एक पोल आएगा, जो बच्चे ऐप पर हैं जरा जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। हाँ जी, चलिए जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल अगेन पढ़ेंगे क्या, अलैंगिक जनन, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, कायिक प्रवर्धन। तो बाबूजी बहुत 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 आप सभी का थैंक यू वेरी मच। आया करो रोज, पढ़ा करो रोज। बाय बाय, टेक केयर।